हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर क्लास 11 की अकाउंट्स लेकर आई हूं। मैं आज जो चैप्टर बनाने वाली हूं वो एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आज इस वीडियो में हम पूरा इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। मैंने क्लास 11 अकाउंट्स के हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, टीएस ग्रेवाल के हर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट में चले जाना, क्लास 11 अकाउंट्स न्यू सेशन की प्लेलिस्ट डली हुई है, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। तो बच्चों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट देखते हैं कौन सा है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखो, ये जो एडजस्टमेंट है ना बच्चों, या तो आपका जो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन जो दिया है उसके ऊपर दिए होंगे या ये एडजस्टमेंट नीचे दिए होंगे। अभी तक आपने जो पहला, इससे पहले वाला चैप्टर देखा, उसमें आपने क्या देखा? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। इन तीनों के आपने फॉर्मेट देख लिए। यदि आप कुछ भूल जाते हैं तो फॉर्मेट के साथ आप उसे कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में फॉर्मेट का तो यूज है ही, साथ ही साथ जो नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उनका भी यूज करना है। तो देखो, 15 एडजस्टमेंट है, ठीक है। टोटल 15 एडजस्टमेंट हैं जो आपको बताए जाएंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जिससे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं। क्यों? क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में भी क्लोजिंग स्टॉक पूछा गया था। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ये जो पूरा ट्रायल बैलेंस दिया है, नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है। क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा ट्रेडिंग जो अकाउंट बनाओगे आप, कौन सा अकाउंट बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। आपको फॉर्मेट तो पता ही है। ये जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, हमेशा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो क्रेडिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। किस साइड? क्रेडिट साइड। ये आपको ध्यान रखना है। और कहां पर आएगा? जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में हमेशा ये एसेट साइड आएगा, ठीक है ना। कहां पर आएगा? एसेट साइड। यदि क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दी है तो आपको ध्यान रखना है कि जो एडजस्टेड परचेज होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये होता है, यदि क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दी होती है और आप डेबिट साइड एडजस्टेड परचेज लिखेंगे, ठीक है। यदि आप डेबिट साइड एडजस्टेड परचेज लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये हो गई पहला एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब ड्यू हैं लेकिन हमने पेड नहीं किए हैं। जैसे हमें वेजेस पेड करनी थी, हमने नहीं की है, तो इन्हें क्या करेंगे? हम जो वेजेस दी हैं उसमें ऐड कर देंगे, या हमारे पास रेंट दिया है तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो ये हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं बच्चों? ऐड होते हैं। अब हम इन्हें लिखते कहां हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखे जाते हैं, और जो भी दिया है, जैसे वेजेस दी हैं और आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आप इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करेंगे? प्लस कर देंगे और यहां पर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। बैलेंस शीट में हमेशा जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तब ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, सिर्फ ये वाले, ये हमेशा लायबिलिटी साइड शो होते हैं। ये कहां पर शो होते हैं? लायबिलिटी साइड। ये आपको बात ध्यान रखनी है। वो कौन सा अमाउंट? सिर्फ आउटस्टैंडिंग का, वेजेस का नहीं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस का जो नीचे एडजस्टमेंट में दी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में पेड कर दिए हैं, करने थे हमें नेक्स्ट ईयर लेकिन हमने उसे अभी पेड कर दिए हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? है तो वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस ही ना। तो जैसे रेंट है, ठीक है, रेंट है। अब यहां पर लिखा है प्रीपेड रेंट, ठीक है। प्रीपेड रेंट आपको एडजस्टमेंट में दिया है, तो आप क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। यहां पर
जो ये रेंट लिखा है, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड रेंट। ठीक है, माइनस करना है, मेन जो बात ध्यान रखनी है माइनस करना है। रेंट की जगह हो सकता है आपको वेजेस भी दिया हो, तो वेजेस आपका कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो वेजेस दिया है उसमें से माइनस क्या कर देना है, प्रीपेड वेजेस को कर देना है। तो जो चीज दी हुई है उस हिसाब से करना है। वेजेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको माइनस करना है। रेंट हमेशा पीएनएल अकाउंट में आता है तो यहां पर माइनस करना है। बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट में ये हमेशा एसेट साइड शो होता है। क्या, प्रीपेड रेंट जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ये सारी चीजें बच्चों एडजस्टमेंट में दी होगी, इसलिए इसे हमेशा एसेट साइड लिखेंगे, जो नीचे एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया हुआ है उसे। ठीक है ना, ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, ये वाला अमाउंट लिखेंगे। क्लियर हुआ। और पीएनएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी है वहां पर ये माइनस होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या दिया है, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। देखो जब भी कोई इनकम होती है तो उसे पीएनएल अकाउंट के कहां पर लिखा जाता है, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। एक्रूड का इनकम ऐसी इनकम जो इस साल रिसीव होनी थी पर रिसीव नहीं हुई, बची हुई है, हमें बाद में रिसीव होगी, तो ऐसी इनकम को क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं। इसे कहां लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट के, जैसे यहां पर रेंट रिसीव, तो इसे हमेशा पीएनएल अकाउंट के जो भी रिसीव हुआ है और नीचे लिखा है एक्रूड इनकम है, एक्रूड रेंट है, तो इसे हमेशा यहां पर प्लस कर देंगे। किसको, एक्रूड को, एक्रूड रेंट, और यहां पर बाहर लिख देंगे। समझ में आ गया। साथ ही साथ जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमेशा इसे हम एसेट साइड लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें रिसीव होनी थी पर हुई नहीं, तो इसे हमेशा कहां पर लिखते हैं, एक्रूड रेंट को एसेट साइड। ठीक है, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दी होगी। ठीक है, आप मेरे साथ नोट करते जाइए और इस तरह से लिखते जाइए। अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, इसमें ध्यान से देखो। नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। देखो कभी कभी जैसे हम कोई रेंट पे कोई चीज लेते हैं, उसका नेक्स्ट मंथ का जो रेंट है वो हमें इसी मंथ मिल जाता है, तो ये क्या कहलाता है, अनअर्न्ड इनकम। मतलब हमें ये जो इनकम है एडवांस में रिसीव हो गई है, तो इसे हमेशा कहां पर लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, लेकिन रेंट, सपोज रेंट रिसीव ही था और इसमें हमने क्या किया, अनअर्न्ड इनकम, तो हमेशा जो रेंट है इसमें से जो अनअर्न्ड इनकम है, जो हमें इनकम रिसीव होनी थी लेकिन नेक्स्ट मंथ रिसीव होनी थी लेकिन इस मंथ रिसीव हो गई, उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और माइनस करने के बाद इसे कहां पर लिखते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। मेरे साथ नोट करते जाओ तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम। क्लियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एडजस्टमेंट है, 6 नंबर का, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, हमेशा एसेट्स पे लगता है, जैसे मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो दिए ही होते हैं क्वेश्चन में, लेकिन इनका नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है कि 5% मशीन पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 10%, फिक्सचर पे 15%। तो आपको क्या करना है, जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो जो भी फर्नीचर पे जो आपका डेप्रिसिएशन निकला है उन सबको यहाँ पर लिख दोगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो जितना भी परसेंट निकला है, सपोज 5000 मैंने निकाला तो ठीक है ना, तो 5000 का 5% कितना हुआ, 250, तो यहां पर लिख दोगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया, ये मशीनरी था, सॉरी, ये फर्नीचर 10%, 500, फिक्सचर पे है ना। तो यहां पे आप क्या करोगे, ऐसा डेप्रिसिएशन लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे नीचे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में आप जाओगे तो सपोज जो फर्नीचर है, मैंने तो सबका प्राइस सेम ही ले लिया था। कितना लिया था सबका प्राइस, 5000, तीनों का 5000 ले लिया था। तो मशीन का भी प्राइस 5000 है, तो 5000 में से
पहले मैं 250 माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो बाहर लिख दूंगी। फिर फर्नीचर का भी अमाउंट 5000 है, ये अलग अलग दिए होते हैं, ठीक है, 500 माइनस करके बाहर लिख दूंगी। तो इसी तरह फिक्सर का भी बाहर लिख दूंगी। तो ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होता है। समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इसका 7th एडजस्टमेंट है। थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या होते हैं बैड डेब्ट्स। हमारे डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने हैं। डेटर्स कौन है, जिनसे हमें पैसे लेने हैं। सपोज एक डेटर है राम किशन, उससे मुझे 1 लाख रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ लेने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे 1 लाख रुपीज़ वो मुझे वापस नहीं कर पाएगा, उसमें से वो 20,000 नहीं देगा और 80,000 ही दे पाएगा। तो यहाँ पर 20,000 आपको ट्रायल बैलेंस, इन द ट्रायल बैलेंस यदि 20,000 दिए हैं बैड डेब्ट्स, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये 1 लाख हमारे डेटर्स दिए हुए हैं, 1 लाख के डेटर्स दिए हुए हैं और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है अंदर बैड डेब्ट्स। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे P&L अकाउंट और उसमें ये जो अंदर वाले बैड डेब्ट्स हैं ये लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर। और नीचे जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जब यदि अंदर दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना, ये अंदर दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस के, तो बैलेंस शीट में आप इन बैड डेब्ट्स के जो 20,000 है, ठीक है, ये जो 20,000 बैड डेब्ट्स है इनको हाथ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप डेटर्स लिखेंगे। यहां पर कितने, 1 लाख, मतलब ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स दिए हैं। लेकिन ध्यान से समझो, यदि बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दिए हैं, यदि बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो एक सपोज ये बैड डेब्ट्स तो दिए ही हैं 20,000 आपको ट्रायल बैलेंस में, लेकिन एक बैड डेब्ट्स 10,000 के एडजस्टमेंट में भी दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ऐसी स्थिति में आप ये करेंगे कि यहां पर P&L अकाउंट में ये जो 20,000 है इसमें ये वाले बैड डेब्ट्स प्लस कर देंगे और यहां पर 30,000 लिख देंगे। लेकिन जब माइनस करने की बारी आएगी तो ये जो 20,000 है ये तो आपको माइनस करना ही नहीं है, लेकिन जो बाहर वाले हैं, ठीक है, ये बाहर वाले हैं, इनको आपको यहां पर डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा। मतलब 1 लाख में से ये 10,000 माइनस करके बाहर 90,000 लिखना होगा, ठीक है। ध्यान से समझ में आया। यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं तो उन्हें आपको सिर्फ P&L अकाउंट में लिखना है, यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। लेकिन यदि बाहर दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, बाहर वाले यहाँ पर ऐड करने हैं पुराने बैड डेब्ट से। इन्हें फर्दर बैड डेब्ट्स भी कहते हैं। फर्दर मतलब इनको लग रहा है कि ये भी 10,000 भी नहीं देगा, वो 20,000 का तो पक्का ही था, लेकिन 10,000 भी नहीं देगा, और यहाँ पर इसे माइनस कर देना है, ठीक है, और अमाउंट बाहर लिख देना है। तो ये बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना। देखो हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमारे पैसा हो सकता है, ये डेटर्स ऐसा ही है, हो सकता है कि हमारा पैसा डूब जाए, तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रोविजन बना देते हैं। प्रोविजन से मतलब कि यदि मैंने 1 लाख रुपए के मेरे डेटर्स थे और मुझे लगा कि अब मेरा पैसा डूब जाएगा, तो मैंने क्या किया, पहले ही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स बना दिया। डाउटफुल मतलब डाउट में है स्थिति, हो सकता है दे भी दे, हो सकता है नहीं भी दे। तो इसके लिए मैंने 20,000 का क्या किया, आपके लिए एक प्रोविजन बना दिया। तो अब यहाँ पर देखिए आपको डेटर्स दिए हैं 10,000 के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि यदि, ठीक है, ध्यान से समझना, वैसे तो ये कहाँ पर आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा P&L अकाउंट के डेबिट साइड आता है। P&L अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर DD, कितना, 20,000। और बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में जो हमारे यहां पर डेटर्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं हमारे डेटर्स, उसमें से ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा एसेट साइड, ठीक है। ये इसका रूल है। प्रोविजन फॉर, यहां पर पहले हम डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स कितने हैं, 1 लाख के, इसमें से हम 20,000 ये जो प्रोविजन है फॉर DD
इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80,000। ये इसका रूल है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इसको आप अभी इतना ही समझ लो। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लेना। तो चलो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो कुछ डेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, गुड डेटर्स, जिनका हमें पता होता है कि ये हमें पैसा अगले साल की इनने बात की है तो ये अगले साल हमें पैसा दे ही देंगे, तो हम क्या करते हैं, उनके पैसा देने की खुशी में क्या करते हैं, उनको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो डिस्काउंट होता है, सपोज हमारे पास एक डेटर्स है, ठीक है, उसके हमारे 1 लाख रुपीज हमें उससे लेने हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है, और हमने उसे बोला कि तुम हमें यदि नेक्स्ट ईयर दे दोगे तो हम तुम्हें 10% डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन हमने बोल तो उससे इस साल दिया है ना, ये साल हमने उससे बोल दिया है कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो आप क्या करोगे, उसकी एंट्री इसी साल करोगे और उस एक्सपेंसेस को इसी साल का एक्सपेंसेस मानोगे। तो यहां पर हम पहले तो क्या करेंगे, जो P&L अकाउंट है उसमें क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसे लिखेंगे। सपोज परसेंट में दिया है, कितना परसेंट दिया है, 10%, तो 10,000 का, तो हम इसे यहां पर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और बैलेंस शीट में भी हम इसे लिखेंगे, हम इसे बैलेंस शीट में भी लिखेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि P&L अकाउंट में ही लिख के भूल जाएंगे, इसे हम बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। तो जो हमारे डेटर्स दिए हैं, ठीक है, ये जो हमारे डेटर्स दिए रहेंगे यहाँ पर एसेट साइड, उसमें से इससे हमेशा जो प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसे हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 1 लाख, प्रोविजन है 10,000 का और 90,000 बाहर आ जाएगा। ये इसका रूल है जिसे आपको फॉलो करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, मैनेजर कमीशन। बहुत मजेदार है ये मैनेजर का कमीशन, इसको ध्यान से समझो। क्यों? क्योंकि मैनेजर का कमीशन 2 तरीके से पेबल होता है, बिफोर प्रॉफिट एंड आफ्टर प्रॉफिट। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं उसे देखो आप ध्यान से। यहां पर लिखते हैं मैनेजर कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मैनेजर कमीशन पेबल, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैनेजर कमीशन पेबल बिफोर प्रॉफिट ऑफ किसके, बिफोर प्रॉफिट ऑफ चार्जिंग कमीशन। ठीक है, पहला ये फॉर्मूला होता है उसका, फॉर्मूला मतलब ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है मैनेजर कमीशन पेबल आफ्टर प्रॉफिट ऑफ चार्जिंग कमीशन। ठीक है, ये 2 कंडीशन होती है। सपोज यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, ठीक है, और यहां पर जो परसेंट दिया हुआ है कमीशन का वो दिया हुआ है 10%। ध्यान से समझना। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है मैनेजर कमीशन पेबल बिफोर, ठीक है, ये वर्ड क्लियरली दिया होगा, नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा कि बिफोर या आफ्टर। तो यदि बिफोर दिया है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला क्या कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, समझ गए। 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 4,000। क्लियर। अब लेकिन यदि यहां पर नीचे आफ्टर वाला ऑप्शन दिया है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन into percentage on commission divided 100 प्लस परसेंटेज ऑन कमीशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर 40,000 है इंटू 10
डिवाइडेड बाय 110। तो जो भी आप इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे वो आएगा, क्या आएगा, 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड 110। तो यहाँ पर 3636 क्या आ जाएगा, इसका आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ जाएगा। तो देखो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एडजस्टमेंट है ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत प्यारा सा और छोटा सा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कौन लगाता है, प्रोप्राइटर लगाता है। प्रोप्राइटर जब कैपिटल लगाता है बिजनेस में लगाता है, हालांकि बिजनेस भी उसी का है, लेकिन वो सोचता है कि मैंने कैपिटल लगाई है बिजनेस में तो मुझे उसका इंटरेस्ट मिले। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर दिया जाता है, कैपिटल पर दिया जाता है। जो भी आपका परसेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है ना, जो भी आपका परसेंट दिया है कि इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उसे हमेशा क्या करते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सपोज कैपिटल थी 10 लाख, उसका इंटरेस्ट था 10%, कितना हुआ, 10 लाख का 10% 1 लाख। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया P&L अकाउंट के डेबिट साइड। आप क्या करेंगे, इसे बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी हुई है उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। जो कैपिटल दी गई है, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं ना, उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाहर लिख देंगे। बस छोटा सा सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल। हमने यदि कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ सैंपल के तौर पर, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमेशा यदि या तो परचेज में से क्या कर देंगे, उसे डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसमें परचेज में से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चे बोलते हैं नहीं गलत है, गलत है, आप अलग बता रही हैं, स्कूल में अलग बताया है। या तो ये जो परचेज दी है इसमें से गुड्स एज अ सैंपल माइनस कर देंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, इसे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो बात तो सेम ही हो जाती है, या तो आप क्रेडिट साइड करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालोगे तब हो जाएगा माइनस, या इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इसके बाद इसे P&L अकाउंट के, ठीक है ना, ध्यान रखना ये थोड़ी सी अलग चीज है। इसके बाद इसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड भी लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल। ये आपको ध्यान रखना है, बस छोटी सी बात है। अगला देखते हैं, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर बाय फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब हम उसे लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम ड्राइंग कहते हैं। ये नीचे आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा, वैसे तो ट्रायल बैलेंस में भी ड्राइंग दी होती है, लेकिन यदि आपको एडजस्टमेंट में ड्राइंग दी है तो हमेशा ये जो ड्राइंग है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसमें से हम ये ड्राइंग को परचेज में से क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। ध्यान से लिखना, परचेज में से इस ड्राइंग को हमेशा माइनस करेंगे और बाहर लिखेंगे। बैलेंस शीट में इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, जो ड्राइंग दी हुई है, ठीक है ना, लायबिलिटी साइड में, वहां पर भी ये ड्राइंग माइनस हो जाएगी। बैलेंस शीट में जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ड्राइंग दी हुई है उसमें से ये वाली ड्राइंग माइनस हो जाएगी लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी साइड ही आती है ड्राइंग। तो ड्राइंग और फिर जो ये पूरा नीचे एडजस्टेड ड्राइंग, उसमें से ये माइनस होके बाहर लिखाएगी। क्लियर। इसके बाद क्या है 14, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ एज अ स्टाफ वेलफेयर। हम कभी कभी स्टाफ में कुछ भी बांट देते हैं ना, क्योंकि स्टाफ भी अच्छा बोनस से आता है। तो इसे हम कहाँ पर लिखेंगे, इसे भी परचेज में से माइनस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज में से इसे माइनस करेंगे, माइनस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और P&L अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर हुआ। अब लास्ट वाला एडजस्टमेंट देख लो, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि आधा घंटे के अंदर आपको पूरा समझा दूं। एबनॉर्मल या एक्सीडेंटल लॉस क्या होता है, कभी कभी हमारा ऐसा लॉस हो जाता है जो एक्सीडेंटल हो गया, जैसे फायर से हो गया है ना, या चोरी हो गई, या भूकंप आ गया,
तो ये सब के कारण हमारा एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है। अब यदि आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया है लॉस बाय फायर या लॉस बाय थीफ, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज में से इसे माइनस कर लेना है। ये एडजस्टमेंट में दिया होगा लॉस बाय फायर, इसे माइनस कर लेना है। अगला क्या करेंगे, इसे हम फिर लिखेंगे P&L अकाउंट के, है ना। सपोज मेरा सामान था 80,000 का, उसमें से सामान 80,000 का मेरा पूरा जल गया, मेरे पास पूरा नुकसान हो गया। 1 लाख की मेरी परचेज थी, इसमें से मैंने 80,000 माइनस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको माइनस करने के बाद मेरे पास आ गया यहाँ पर 20,000। अब मैंने क्लेम किया, मेरा इंश्योरेंस था तो मैंने क्लेम कर दिया। क्लेम वालों ने बोला कि मैं 70,000 दे दूंगा, 10,000 का उसने मना कर दिया। उसने कहा आपका 80,000 का नुकसान हुआ है, मैं 70,000 दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर P&L अकाउंट में गई, यहाँ पर डेबिट साइड लिखा लॉस बाय फायर, कितना 80,000, क्लेम 70,000, तो 10,000 का मुझे नुकसान है जो मैं P&L अकाउंट में लिखूंगी। अब मैं बैलेंस शीट में जाऊंगी, बैलेंस शीट में मैं क्या लिखूंगी, बैलेंस शीट में जब मैं गई तो मैं एसेट साइड सिर्फ क्लेम लिखूंगी। क्या लिखूंगी, क्लेम, जो मुझे मिला है 70,000, क्योंकि जब मेरे पास पैसा आया है उससे मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो मैं सिर्फ क्लेम लिखूंगी। तो ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट हैं जो आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे उसमें पूछे जाएंगे। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको सभी 15 एडजस्टमेंट समझा दिए हैं। बैड डेब्ट्स, प्रोविजन, डिस्काउंट ऑन बैड डेब्ट्स या डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सभी पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसे आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज यहाँ पर मैंने पूरे 15 एडजस्टमेंट बताए हैं। बहुत ही जल्दी हम इस चैप्टर के सॉल्यूशंस करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।